दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों मैंने कल आपसे बोला था कि मैं डेली 10 बजे आपको एक प्रीवियस ईयर सेट दूंगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन शामिल होंगे। और दोस्तों आप इसको क्विज के रूप में मानो या कैसे मानो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप डी या एनटीपीसी दोनों की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आपके हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और पिछले साल के जो क्वेश्चन थे उनका लेवल आपको पता है बहुत ही अच्छा था। तो गाइज आप डेली 10 बजे लाइव आइए और डेली आप है जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है इसको आप डेली कीजिए। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 59 और ये 16/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। इससे पहले जो भी शिफ्ट हुई थी उनको मैंने प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर साइंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे 58 वीडियो वहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कौन सा जीव बहुत कमज़ोर बच्चों को जन्म देता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको आज शाम को मिल जाएगा, क्योंकि RH विटेकर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे ना, तो आज आपको बायोलॉजी क्लास में डाल दूंगा 1 बजे के समथिंग, तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कंगारू है ना वो इसका आंसर होगा। कंगारू जो होता है ना जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो वो अपने अविकसित बच्चों को जन्म देता है, लेकिन उसके अंदर एक थैली पाई जाती है कंगारू के अंदर, जिसके अंदर अपने बच्चे को रखता है और उसके बच्चे का विकास उसके अंदर ही होता रहता है, उस थैली के अंदर ही, ठीक है। तो कंगारू है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गाइज आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में कहीं भी फॉर्मिक अम्ल नहीं दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो चींटी होती है ना, लाल चींटी, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन आपको फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं है। तो अगर फॉर्मिक अम्ल आपके ऑप्शन नहीं तो आपको फिर मेथेनोइक अम्ल है उसको टिक करना है। किसको करना है? मेथेनोइक अम्ल को टिक करना है, चींटी की अगर बात हो रही है तो। चलिए इसके अलावा आपको बता दूं, देखिए जो आपके और अम्ल होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, ये दूध दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद सीट्रिक अम्ल होता है। सीट्रिक अम्ल आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है, टमाटर वगैरह है, नींबू होता है, इनमें आपके पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से कौन सी मछली होती है वास्तव में एक मछली होती है। तो इसका आंसर भी मैं आपको डिटेल से आज शाम की जो बायोलॉजी क्लास होगी ना उसमें आपको बताएंगे। अब देखिए RH विटेकर ने जो वर्गीकरण किया था ना गाइस, उसमें क्या किया था, अलग अलग वर्गों में जीवों को बांट दिया था, और आपने देखा होगा वहां हर ग्रुप में आपको फिश 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 नाम से मिलेगा। लेकिन गाइस जो आपका वास्तव में जो मत्स्य ग्रुप होता है ना, फिशरी जो ग्रुप होता है उसमें आपके डॉग फिश आता है, यानी कि कुत्ता मछली उसके अंदर आता है, ठीक है। सार्क आती है, कुत्ता मछली आती है, ये आपके उसके अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई डॉग फिश है वो वास्तव में एक मछली होती है, ठीक है। जबकि कैटल फिश, जेली फिश और सांप ये अलग अलग वर्ग के होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने जो आपको फिजिक्स कराई थी उसमें आपको पहले ही करा दिया है कि भाई उत्तल दर्पण है उसकी फोकस लंबाई कितनी होती है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी गाइस हमेशा होती है पॉजिटिव, यानी कि हमेशा होती है धनात्मक। और आपके अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की दूरी होती है वो आपके दोनों की जो फोकस लंबाई होती है वो आपकी होती है ऋणात्मक। तो आपसे पूछे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की होती है आपके धनात्मक, पॉजिटिव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई दूसरा और तीसरा आवर्त होता है उसमें कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं। तो गाइज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब कराई थी तो आपको बताया था बायोलॉजी आपके केमिस्ट्री के अंदर कि आपके 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7। तो वर्ग आवर्त संख्या 1 होती है ना, उसमें 2 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे में होते हैं 8 8, चौथे और पाँचवें में होते हैं 18 18, और 7वें 8वें में होते हैं 32 32। तो आपसे पूछा है कि भाई दूसरे और तीसरे में कौन कौन से कितने कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे तीसरे पीरियड में आपके क्या होते हैं, 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, आपको होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें आपसे पूछा है कि भाई एक तो पानी है, पानी के कण है, और एक आपको बर्फ़ दे रखी है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपसे ये पूछा है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के जो कण होते हैं ना उसमें जो ऊर्जा होती है वो आपके बर्फ़ के कणों की तुलना में ज़्यादा क्यों होती है। तो गाइस होता क्या है, जब एक पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है ना तो उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। वो गुप्त ऊष्मा क्या करती है, गुप्त ऊष्मा के कारण जो ऊष्मा होती है ना वो आपके उत्सर्जित होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो अपनी
अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है ना, तो आपका एक अवस्था में तो जो जलन है वो ज़्यादा महसूस हो। जैसे आपसे पूछ लें कि भाई एक तो आग है, एक वाष्प है, आपको किसमें जलन अधिक महसूस होगी? तो वाष्प में आपके जलन महसूस होगी, क्योंकि गुप्त ऊष्मा के कारण। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि जब बर्फ़ होती है ना वो पानी के रूप में चेंज होती है, ठीक है। तो उस स्थिति में बर्फ होती है ना, वो ऊष्मा को उत्सर्जित कर देती है, मतलब ऊष्मा को त्याग देती है। इस वजह से आपका जो पानी होता है ना उसके अंदर जो ऊर्जा होती है ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो बर्फ़ होती है उसके कणों में जो ऊर्जा होती है वो क्या पाई जाती है? आपके कम पाई जाती है। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी कि आपका कोई अणु होता है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन होता है उसका O2 होता है, ओजोन होता है वो O3 होता है, फास्फोरस P4 होता है और आपका सल्फर PS8 होता है। तो जैसे ये संख्या होती है ना 2, 3, 4 या 8 गाइस, इनको बोलते हैं इनकी परमाणु संख्या। तो इनको क्या बोला जाता है? ये आपसे पूछा है, तो इनको बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता, यानी कि ऑटोमेसिटी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में 2 होते हैं, ओजोन में 3 होते हैं, फास्फोरस में 4 होते हैं और आपके सल्फर में 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना गाइज, है ना, क्योंकि ये आपसे गलत हो जाता है कई बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, लेकिन क्वेश्चन है वो चलते चलते भी गलत हो जाता है। देखिए आपसे ये पूछा है कि भाई 7 ओम वाला एक प्रतिरोध होता है, उसको 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना क्या कर दिया, ये आपको नहीं दे रखा कि लंबाई 2 गुनी की है या मोटाई 2 गुनी की है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर लंबाई नहीं दे रखी ना तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इसको 2 गुना कर दिया, मतलब इसकी मोटाई है ना वो 2 गुनी कर दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना आपकी मोटाई वो 2 गुनी कर दी है, क्योंकि प्रश्न में लंबाई के बारे में कहीं नहीं दे रखा। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब किसी तार है उसकी मोटाई 2 गुनी करते हैं ना तो उसकी लंबाई हो जाती है आधी। तो लंबाई पहले की क्या हो जाती है? आधी, यानी कि पहले L थी ना वो L/2 हो जाती है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है यानी कि मोटाई जो होती है वो पहले का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है, 2a हो जाता है। अब देखिए प्रतिरोध होता है ना वो होता है R समानुपाती L/A। क्या होता है? R समानुपाती L/A। तो देखिए L क्या हो जाएगी? Ln की L/2। देखो मैं इसको साइड में हल करता हूँ। जो L है R है ना समानुपाती L का मतलब हो गया आपके L/2। ठीक है, और आपका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्या आ जाएगा? 2 गुना, यानी कि R समानुपाती आपका हो जाएगा 1/4। यानी कि भाई पहले का जितना था ना आपका प्रतिरोध, पहले का 1/4 हो जाएगा, यानी कि 7 में भाग लगाएंगे 4 का, तो आंसर आएगा 1.25, यानी कि 1.25 है, 1.25 ओम है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइव आप इसका आंसर दीजिए और चेक करिए कि क्या आपका आंसर है वो सही है, और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपके आज कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में सभी तत्व गैस अवस्था में होते हैं? तो देखिए हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है ना उसमें 18 आवर्त वो आपके 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो आपका 18वां जो वर्ग होता है ना 18th, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। ठीक है, और आपके निष्क्रिय गैस बोलते हैं, इसको जीरो समूह बोलते हैं। इसमें आपके सारे के सारे जो भी तत्व आते हैं, ठीक है, हीना अगरकर, हीना अगरकर, ट्रिक आपको बताई थी, हीना अगरकर, और 0 पे रनआउट, यानी कि हीनिया आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी गैसें ही होती हैं। तो आपसे यही पूछा है कि भाई वर्ग 18 होती है, उसमें वो आपका कौन सा वर्ग होता है जिसमें आपके सारी की सारी गैस होती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ग 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो आपके गलत है? आपको कथन दे रखे हैं, है ना, आपको पहचानना है कौन सा कथन है वो गलत है। देखिए पहला कथन है वो ये है कि जो बल होता है वो एक युग्म के रूप में कार्य करता है, मतलब आपके पेयर के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, आपका जो बल होता है ना वो एक युग्म के रूप में कार्य करता है, पेयर के रूप में कार्य करता है, यानी कि अकेला काम नहीं करता। दूसरा ये बोला है कि भाई बल होता है वो वियुक्त के रूप में मौजूद नहीं होता, मतलब अकेला काम नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट भी आपके सही है। तीसरा बोल रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं, अलग अलग पिंड पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मान लीजिए बंदूक है, तो बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक तो आगे की ओर भगती है, और वो आपके गोली होती है वो तो आगे की ओर भगती है, और बंदूक पीछे की ओर झटका महसूस करती है। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया है अलग अलग चीज़ों पे लगाना, ठीक है। तो तीसरा कथन भी क्या है आपका सत्य है। लेकिन चौथा कथन आप देखेंगे कि भाई क्रिया और प्रतिक्रिया समान पिंड पर लागू होते हैं, ये आपके कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही पूछा है भाई कौन सा कथन है वो आपके गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाखों वर्षों के क्रमिक परिवर्तन के बाद एक नई पीढ़ी बनती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है?
अब देखिए ये जो है ना, ये प्रश्न है वो आपके विकासवाद सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के ऊपर बोला गया है कि भाई जब कोई नई पीढ़ी बनती है ना, जैसे हम थे शुरू में, हमको बोला था कि हम बंदर थे, ठीक है, उससे हम मनुष्य बने हैं, तो लाखों सालों में लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसके कारण नई पीढ़ियां बनती हैं। तो भाई इस प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोला जाता है? तो गाइस इसे बोलते हैं विकासवाद बोलते हैं, या उसको एवोल्यूशन बोलते हैं, या इसको क्रमागत उन्नति बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हिंदी में विकासवाद होता ना तो आप तुरंत टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन थोड़े ऐसे ही लिख रखे हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्रमागत उन्नति लिख रखा है, इसको विकासवाद लिखते हैं, तो आप इसको तुरंत आंसर कर देते हैं, यानी कि एवोल्यूशन यानी कि विकासवाद, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होता है किसी द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। अब देखिए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए ये ऐसे बोल रहा है कि उत्प्लावन जो बल लगता है ना, उत्प्लावन बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो जो पानी होता है उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, जिसके कारण वो उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। तो गाइस ये जो बल होता है ना, ये जो बल लगता है उत्प्लावन बल, वो क्या करता है? वस्तु को डूबने नहीं देता पानी के अंदर, वो ऊपर की ओर फेंकता है, एक बार धक्का लगाता है। अब वो डिपेंड ये करता है कि भाई वो वस्तु है उसका आयतन होता है ना, वो आयतन, जब वो वस्तु का आयतन होता है उसके द्वारा हटाए गए जगह के बराबर है या नहीं। उसका घनत्व, एक तो घनत्व और डिपेंड करता है कि भाई उसका घनत्व कौन सा है, क्योंकि अगर गाइस घनत्व हल्का होता है ना तो वो पदार्थ उसकी सतह पर तैरने लग जाता है, और अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो वो डूब जाता है। इसके अलावा दूसरा डिपेंड करता है उसके आयतन पर, कि अगर आयतन, जैसे मान लें किसी हमने चीज़ को पानी के अंदर डाला, तो अगर वो अपनी जगह के बराबर आयतन हटा पाता है तो वो डूबता नहीं है, लेकिन अपनी जगह के बराबर आयतन नहीं हटा पाता तो वो डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई एक तो डेंसिटी पर, घनत्व पर निर्भर करेगा, और एक आयतन पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक m द्रव्यमान की वस्तु है धरती से 4h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो होती है mgh, लेकिन आपको देखिए क्या दिया है? m द्रव्यमान तो m ही दे रखा है, g गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान g दे रखा है, और हाइट है ना h, उसका मान h नहीं दे रखा, 4h दे रखा है। तो इसको हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 4mgh। क्या आंसर आ जाएगा? 4mgh है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस के संयोजन से सोल्डर बनता है? सोल्डर एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सोल्डर है किस किस से मिलकर बनता है। तो अब देखिए आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन में ना, याद कैसे करना है कि भाई सोल्डर जो होते हैं ना, आर्मी वाले सोल्जर जो होते हैं, ठीक है, आर्मी में जो भाग लेते हैं, देखिए वो क्या होते हैं? पहले तो पावरफुल होते हैं, पहली बात तो क्या होता है? वो पावरफुल होते हैं, और दूसरे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो पावर देखिए पीबी, और स्ट्रॉन्ग यानी एसएन, तो पीबी और एसएन, लेड व टिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा टिन व लेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है वो आपके गलत है? आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि भाई कौन सा कथन आपके गलत है। तो आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चारों कथन है चारों के चारों गलत थे। रेलवे ने इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट किया था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है लिफ्ट के बारे में, कि भाई लिफ्ट होती है जब वो ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका एक तो भार है और एक द्रव्यमान है, वो कैसे बदलता है? तो गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान होता है विश्व के किसी भी कोने में बदलता नहीं है, यानी कि जितना भी द्रव्यमान होता है वो आपके चेंज नहीं होता। तो आपका पहला तो ये है कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा, भार की बात करते हैं, भार होता है W बराबर mg, ठीक है, W बराबर mg। तो आपका जो भार होता है ना वो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपका गुरुत्वीय त्वरण कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो आपका गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है लिफ्ट जो होती है ना, लिफ्ट वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए उसे गुरुत्वीय त्वरण में ज़्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। आप मान के चल सकते हैं कि भाई कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, एक नगण्य चेंज होता है उसके भार में, है ना, और उसके द्रव्यमान तो चेंज होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब कोई लिफ्ट है या आप नीचे जाती है या ऊपर की ओर जाती है तो द्रव्यमान तो चेंज होता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसका जो आपका भार होता है वो नगण्य रूप से चेंज होता है, नगण्य रूप से, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना उसका मान ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ी बहुत हाइट चेंज करने पर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई टमाटर होता है, ठीक है, उसमें आपका कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड है वो आपके पाया जाता है? तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो आपके पाया जाता है पालक के अंदर,
टार्टरिक होता है वो आपके इमली में पाया जाता है, एसिटिक सिरका में पाया जाता है, और सीट्रिक अम्ल होता है वो आपके टमाटर में पाया जाता है। तो मैंने एक ट्रिक आपको करा रखी है अम्ल क्षार वाले लवण में, तो आप जाके देखेंगे आपको सारे अम्ल क्षार लवण के बारे में बता रखा है कि भाई कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। चलिए अगला जो है वो एक न्यूमेरिकल है जो कि आपकी शक्ति पर आधारित है। देखिए आपको दिया है कि भाई 50 किलो का एक लड़का है जो आपके 9 सेकंड में 50 किलो का एक लड़का है जो 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी है ना उसकी जो ऊंचाई है वो आपके 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये कि शक्ति होती है ना वो क्या होती है, तो शक्ति होती है ना P, वो होती है P बराबर W/T यानी किया गया कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है उस लड़के के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो व्यक्ति लड़का क्या कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में उसकी हाइट चेंज हो रही है, तो हाइट जब भी चेंज होती है तो आपको ध्यान रखना है जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर, mgh के बराबर। तो P बराबर हो जाएगा mgh/T। अब देखिए मान रख दीजिए m का मान दे रखा है 50 किलो, g आपको 10 दे रखा है, और हाइट में 45 सीढ़ियाँ चढ़ा है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है, तो 45 सीढ़ी चढ़ा है और 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, और भाई बटे में आएगा T। तो T का मान कितना दे रखा है आपको, T दे रखा है आपको 9 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको हल करना है। देखिए इसको हल करना है, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए 15 5 75 और 15 चौक 20, 20 × 75/9, तो आंसर आ जाएगा 20 × 75/9। ठीक है, यानी कि 150/9। ठीक है, इसको आपको हल करना है और इसका आंसर है वो जो आ जाएगा, इसकी शक्ति है वो आ जाएगी वाट में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो आपको पता है भाई आपके घरों में लाइट आती है सबके घरों में, तो तार किसके बनते हैं, आपको पता है चांदी के नहीं बना सकते, हालांकि चांदी की चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आपको पता है अगर चांदी के तार बनाने लग गए तो भाई चोरी कितनी हो जाएगी चांदी की, इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जा सकते। मैग्नीशियम के नहीं बनाते हैं, लेड के भी नहीं बनाते हैं, कॉपर है, तांबा, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था। अब देखिए बुनियादी सिद्धांत का मतलब ये है कि भाई पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है, पदार्थ का क्या गुण होता है। तो सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पदार्थ के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा डाल्टन एक वैज्ञानिक था जिसने आपके सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि भाई आपका जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो आपके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जॉन डाल्टन वो पहला आदमी था जिसने आपके पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था, मतलब आपको बताया था कि पदार्थ किस चीज से मिलकर बना होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि होती है वो हवा के माध्यम से बहती है और हमारी कानों तक पहुंचती। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ है ना वो हवा के माध्यम से उस व्यक्ति के कानों तक जाएगी, और उस व्यक्ति के कानों में कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होगी, क्या चीज़ उत्पन्न होगी जिसकी वजह से वो मेरी आवाज़ को सुनेगा। तो ठीक है, मैं आपको जब वहाँ आपको ये साउंड वाला चैप्टर करा रहा हूँ तो आपको पता होगा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, तो हमने उस समय आपको बताया था कि भाई हमारे कानों में क्या होती है, संवेदना उत्पन्न होती है, और संवेदना के कारण ही हम क्या पाते हैं, किसी बात को सुन पाते हैं। जब हम बोलते हैं तो कंपन होता है, उसकी वजह से बोल पाते हैं, और हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न होती है, उसकी वजह से सुन पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। यानी कि भाई कोई निश्चित समय है, उसमें कोई निश्चित दूरी तय की गई है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो गाइज उसको बोला जाता है औसत गति। क्या बोला जाता है, औसत गति। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे होता कि भाई इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या बोला जाता है, तो उस स्थिति में आंसर आता औसत वेग। लेकिन आपसे ये पूछा है कि भाई इकाई समय में तय की गई दूरी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं औसत वेग, यानी कि एवरेज स्पीड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी स्थिति में कोई आपको स्थिति दे रखी है, आपसे पूछे किस स्थिति में, एक तो आपका अभिलंब है, ठीक है, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, प्रकाश वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था, ठीक है, याद कीजिए। उससे मैं आपको बताया था कि भाई माध्यम पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण
तीनों एक ही माध्यम में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोला गया था? तो आपको पता होगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों के बारे में बोला गया था, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में बोला गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है वो वृद्धि को रोकता है? तो हम पढ़ेंगे एक बार, हम जो पादप होते हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, वो मैं आपको बायोलॉजी के अंदर करा दूंगा। तो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, आपके पादप होते हैं उनमें एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है जो आपके पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ये सी है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितने ऋणावेश पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 1.6 10⁻⁻19 ठीक है आपके कूलाम इतने आवेश पाए जाते हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा है कि भाई एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितने ऋणावेश पाए जाते हैं? तो 1.6 10⁻⁻19 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण के द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, यानी कि आपके बीजाणु निर्माण एक आपका प्रजनन का प्रकार होता है अलैंगिक जनन के अंदर, तो उसकी मदद से कौन सा है उसमें जनन पाया जाता है? तो आपका राइजोपस होता है ना राइजोपस, ये आपके बीजाणु निर्माण की विधि से उत्पन्न होता है। तो बीजाणु निर्माण की विधि हम पढ़ेंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, तब आपको सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, चलिए तो आज का वीडियो है वो इतना ही है। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत ही जल्दी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, कुछ भी बहुत सारे अपडेट हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्या मैंने जो आपको 10 बजे का टाइम रखा है क्या एक सही टाइम है। आप डेली 10 बजे आइए और अपना जो क्विज है उसको ज्वाइन कीजिए। क्या एक अच्छा तरीका है मेरे द्वारा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।